हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। तो इसके अंदर अब तक हम कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं? एक तो हमने किया था एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इसके अलावा आरबीआई का हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और टूल्स के अंदर सबसे पहला टूल था कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट एंड लॉन्ग टर्म रेपो, राइट। तो शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से, एसएलआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर, राइट। तो अब हमने देखा था कि जो रिजर्व रेशियोज होती है वो दो तरह की होती है। रिजर्व रेशियोज आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन सी? एक तो होती है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरी होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है कि जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है बैंक की, एनडीटीएल होता है। एनडीटीएल मैंने आपको बताया था एसेट माइनस लायबिलिटीज, मतलब जितना पैसा बैंक के पास आया उसमें से जितना बैंक ने खर्च किया, इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट बैंक्स को, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उसका, उनको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंट अपने पास नॉन कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, दैट इज लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, नॉन कैश फॉर्म में रखना होता है। और वो कितने परसेंट रखना है ये कौन फिक्स करता है? ये डिसाइड करता है हमारा आरबीआई। वो इसकी जो यूजुअली इसकी जो पहले लिमिट होती थी एसएलआर की, वो कितनी होती थी? 25 to 40%। मतलब कि जो बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो, वो बैंक अपने पास जितना भी बैंक का एनडीटीएल है उसका 25 to 40% के बीच में जो भी रेट आरबीआई ने फिक्स किया है, सपोज 30% रेट आरबीआई ने फिक्स किया है, लेट्स से एग्जांपल, तो उस बैंक को 30% के जो एसेट्स है वो नॉन कैश फॉर्म में अपने पास रखने पड़ेंगे। ये क्या होता है? जो एसएलआर में नॉन कैश फॉर्म में पैसा रखा जाता है ना, नॉन कैश फॉर्म में एसेट्स हो गए या गोल्ड की फॉर्म में, या फिर यूजुअली ये क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है, राइट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक अपने पास रखता है, आरबीआई के पास यहाँ पे नहीं रखता। सीआरआर में हमने देखा था कि जो कैश की फॉर्म में पैसा रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? आरबीआई के पास। एसएलआर में क्या है? जो पैसा रखा जाएगा वो नॉन कैश फॉर्म में होगा, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होगा या गोल्ड की फॉर्म में होगा या किसी भी एसेट की फॉर्म में होगा, और वो बैंक अपने पास रखेगी, वो बैंक के पास ही रहेगा, आरबीआई के पास नहीं रखा जाएगा, राइट। और ये कितना होता था पहले? 25 to 40% के बीच में ये होता था, राइट। अब जो बैंक है, बैंक को, ये जो बैंक अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती थी साइड पे, तो उस पे पहले बैंक को इस पे इनकम भी आती थी, राइट। जैसे हमने सीआरआर में देखा कि आरबीआई पहले इंटरेस्ट देती थी कैश रिजर्व रेशियो में, जो कैश बैंक रखती थी आरबीआई के पास। तो सेम पहले यहाँ पे भी सेम होता था एसएलआर की केस में भी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास होती थी उन पे बैंक को इनकम भी अर्न होती थी। सिंपल सी बात है, गोल्ड की फॉर्म में अगर बैंक ने अपने पास पैसा रखा है, मतलब गोल्ड रखा हुआ है, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ओवर द टाइम वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बैंक को इनकम होएगी इससे, राइट। लेकिन अब देखो एसएलआर की अगर हम देखें तो एसएलआर 1997 से पहले कितना होता था? 32% तक होता था। लेकिन 1997 के बाद इसमें ड्रास्टिकली डाउन आया, कितना रह गया? 25% रह गया। 32% से कम होकर के सीधा 25% पे आ गया एसएलआर, राइट। उसके बाद 2007 में आरबीआई एक्ट 1949 में हुई अमेंडमेंट। जब आरबीआई एक्ट 1949 में अमेंडमेंट हुई 2007 में, तो उस टाइम पे जो एसएलआर की लोअर लिमिट थी 25% की, उसको
खत्म कर दिया गया। इन्होंने बोला कि अब एसएलआर की कोई लोअर लिमिट नहीं होगी। पहले था कि जो एसएलआर होगा वो 25% से कम नहीं होगा। अब यहाँ पे इन्होंने लोअर लिमिट हटा दी। इन्होंने बोला कि एसएलआर जो है वो 25% से कम हो सकता है, राइट। तो जो ये अमेंडमेंट हुई थी, इस अमेंडमेंट के साथ सीआरआर में भी चेंजेस हुई थी। सीआरआर की भी जो लोअर लिमिट थी 3% की, ये भी खत्म कर दी गई थी, और साथ ही साथ जो एसएलआर की लोअर लिमिट थी ये भी खत्म कर दी गई 2007 के अंदर। अब करंट एसएलआर रेट की बात करें तो करंट जो एसएलआर रेट है वो है 18% ऑफ द एनडीटीएल ऑफ द बैंक्स। मतलब कि जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है बैंक की, सपोज से फॉर एग्जाम्पल जो एनडीटीएल है बैंक का, एनडीटीएल जो है वो कितना है 1 करोड़ है। सपोज, वैसे इतना कम होता नहीं है, लेट्स से एग्जाम्पल, राइट। एनडीटीएल है 1 करोड़, तो इसका 18% नॉन कैश फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब कि 18 लाख के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बैंक को अपने पास अलग से रखनी पड़ेगी। और जो भी सीआरआर है, सीआरआर का रेट जितना भी है 4.5% हमने देखा था, तो 4.5 लाख रुपीस जो है वो जो सीआरआर है 4.5 लाख कैश की फॉर्म में बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा। मतलब इसमें से 18 लाख चला गया एसएलआर का, 4.5 लाख खत्म हो गया सीधा आपका सीआरआर का। ये सीआरआर है। तो पीछे कितना बचा बैंक के पास? पीछे जो भी बचा पैसा उसको बैंक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। तो ये बन जाएगा 22.5 लाख। 22.5 लाख तो यहाँ पे खत्म हो गया, और उसके अलावा जो पीछे बच जाएंगे पैसे, राइट, कितने बच जाएंगे? ये कुछ 78.5 आई थिंक बच जाएंगे, 77.5, राइट। तो जो 77.5 लाख बैंक के पास बचेंगे, इसको बैंक आगे इन्वेस्ट कर सकती है। हालांकि जो एनडीटीएल बैंक्स का होता है वो लाखों करोड़ों में होता है, राइट। जैसे कि 1000 लाख करोड़ रुपया हो गया, ऐसा कुछ होता है। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए 1 करोड़ ले लिया था आप लोगों को समझाने के लिए, राइट। अब सेम वही है, अगर 1% चेंजेस आती है एसएलआर में या सीआरआर में, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.37 लाख करोड़। अगर 1% एसएलआर कम करती है आरबीआई, तो 1.37 लाख करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बैंक्स को कम रखनी पड़ेगी अपने पास, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था एसएलआर का। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक रेट पे। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, उसको बोलते हैं बैंक रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। आरबीआई है और यहाँ पे एक बैंक है। अब ये जो आरबीआई की क्लाइंट्स है ना, ये अलग अलग हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, राइट। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को या गवर्नमेंट को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कोऑपरेटिव बैंक्स को, एनबीएफसीज को पैसा देती है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। और यहाँ पे जो आरबीआई इन बैंक्स को पैसा दे रही है या गवर्नमेंट को पैसा दे रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट में जो लैंडिंग्स होती है वो कितने टाइम के लिए होती है? ये लॉन्ग टर्म में लैंडिंग्स होती है, राइट। बैंक रेट में 2 चीजें याद रखनी है। एक तो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे आरबीआई पैसा आगे दे रही है, बैंक्स को दे रही है या गवर्नमेंट को दे रही है या किसी एनबीएफसी को दे रही है, राइट। दूसरी बात है कि जो बैंक रेट में पैसा दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, राइट। 2 चीजें याद रखनी है। एक तो पैसा आरबीआई देती है, दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए देती है। नेक्स्ट चलते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट में भी सेम कॉन्सेप्ट है। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, राइट। आरबीआई है यहाँ पे है बैंक्स, तो आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रही है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो पैसा दे रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है। बैंक रेट रेपो रेट में यही डिफरेंस है। बैंक रेट में जो पैसा दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, और रेपो रेट पे जो पैसा दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, राइट।
और रेपो रेट को बोलते हैं रेट ऑफ रीपरचेज भी बोला जाता है, या रीपरचेज रेट भी इसको बोला जाता है। और वेस्टर्न इकोनॉमीज में रेपो रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट, राइट। वेस्टर्न इकोनॉमीज में रेपो रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिकली ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए आगे पैसा दे रही है। अब देखो यहाँ पे बात है कि आरबीआई जो है ये बैंक्स को पैसा दे रही है, और बदले में जो बैंक्स है वो क्या करती है, वो कुछ सिक्योरिटीज अपनी जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो आरबीआई के पास गिरवी रख देती है। जैसे ही बैंक्स आरबीआई को पैसा देती है तो जो भी रेपो रेट चल रहा होता है, जितने भी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, वो काट के बाकी की सिक्योरिटीज जो होती है वो आरबीआई बैंक्स को वापस कर देती है। जैसे कि यहाँ पे बैंक्स में पहले पैसा लिया है 50 लाख करोड़ का, राइट, 50 लाख करोड़ का पैसा लिया है और इतने की ही सिक्योरिटीज आरबीआई के पास चली जाएगी, लेकिन जो सिक्योरिटीज वापस आएगी वो 50 लाख करोड़ की नहीं होगी, वो कम की होगी, क्योंकि इसमें से जैसे 49 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कट चुका है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के बाकी की सिक्योरिटीज बैंक्स को वापस मिल जाती है यहाँ पे, ओके। अब देखो जो रेपो रेट है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में क्या था, ये मनी मार्केट का ही एक टूल था। कॉल मनी मार्केट जो था ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो जो कॉल मनी मार्केट था इसमें जो पैसा दिया जाता था वो ओवरनाइट बोरोइंग्स होती थी, मतलब कम टाइम के लिए दिया जाता था, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ओवरनाइट बोरोइंग्स हो रही थी। तो अब देखो जो कॉल मनी मार्केट में पैसा दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, तो रेपो रेट में भी शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो रेपो रेट कहाँ पे काम करता है, मनी मार्केट में काम कर रहा है। और मनी मार्केट में यहाँ पे जैसे कॉल मनी मार्केट है, जहां पे जो पैसा दिया आगे जा रहा है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कितना होता है, वो डिपेंड करता है रेपो रेट पे। तो दैट इज इक्वल्स टू रेपो रेट। जितना रेपो रेट होगा उतना ही रेट यहाँ पे कॉल मनी मार्केट में चार्ज किया जाएगा, राइट। अब प्रेजेंट रेपो रेट की बात करें तो करंट रेपो रेट कितना है, 6.75%, राइट। अब देखो रेपो रेट जो है ना वो चेंज होता रहता है, तो जब भी आप एग्जाम दोगे तो मेक श्योर कि उस टाइम पे रेपो रेट क्या चल रहा है वो आप उस टाइम पे चेक करोगे, राइट। और ये जो रेपो रेट जब आप चेक कर रहे हो तो ये भी देख लेना कि वो आरबीआई की साइट से ही आप चेक करना, क्योंकि बाकी साइट्स पे कई बार पुराना रेपो रेट भी दिया होता है, राइट। फिर उसके बाद अक्टूबर 2013 के अंदर आरबीआई एक टर्म रेपो नाम का नया कॉन्सेप्ट लेकर आई। टर्म रेपो, अब देखो रेपो रेट अलग है, टर्म रेपो अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, राइट। रेपो रेट में था कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है पैसा लिया जा रहा है। टर्म रेपो में क्या था, टर्म रेपो में ये अलग अलग टेन्योर लेकर आ गए। अलग अलग टेन्योर कितना था, जैसे 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज हो गए। तो ये जो टर्म रेपो का कॉन्सेप्ट था ये कब इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने, अक्टूबर 2013 के अंदर। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई 2 दिन के लिए बोरोइंग्स कर रहा है, कोई 3 दिन के लिए पैसा ले रहा है। अब बैंक्स को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए क्यों चाहिए होता है, कई बार बैंक्स को सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करना होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बैंक्स 1 या 2 दिन के लिए पैसा उधार उठा लेती है, राइट। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि ऐसे 2 दिन के लिए लैंडिंग्स हो रही है, 3 दिन के लिए हो रही है, तो एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, लाइक 7 डेज का या 14 डेज का या फिर 28 डेज का। अब ऐसे नहीं है कि सारा का सारा पैसा जो बैंक्स ले रही है आरबीआई से वो 7 दिन के लिए, 14 दिन के, उसमें से कुछ जो पैसा है वो टर्म रेपो पे लिया जाएगा, कुछ पैसा होगा जो आप 1-2 दिन के लिए भी, जो बैंक है 1-2 दिन के लिए भी ले सकती है, राइट। तो जो कुछ पैसा है जो टर्म रेपो पे यहाँ पे लिया जाएगा, राइट। तो टर्म रेपो का जो टाइम पीरियड है दैट इज लॉन्गर देन ओवरनाइट। तो अब ये टर्म रेपो का कॉन्सेप्ट आरबीआई क्यों लेकर आई, सो दैट की मनी मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, बेटर कॉस्टिंग हो। तो इन सब चीजों के लिए आरबीआई ने टर्म रेपो नाम का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करा। कब किया, अक्टूबर 2013 में। फिर लास्ट आता है लॉन्ग टर्म रेपो,
राइट। आज की वीडियो का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है अभी बहुत सारे पड़े हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म रेपो में क्या था, अब देखो, एक हमने पढ़ा रेपो रेट, एक तो था हमारा रेपो रेट, एक हमने पढ़ा टर्म रेपो, और ये तीसरा आ गया लॉन्ग टर्म रेपो। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेपो रेट में क्या था, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे यूजली इसमें क्या होता था, ओवरनाइट बोरोइंग्स होती थी। टर्म रेपो में इन्होंने फिक्स टाइम रख दिया कि 7 डेज, 14 डेज या फिर 21 डेज के लिए जो होगा पैसा वो दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म रेपो को क्या बोलते हैं, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसमें जो टाइम पीरियड था लॉन्ग टर्म रेपो के अंदर, इसमें रख दिया 1 to 3 इयर्स का, मतलब कि यहाँ पे जो पैसा RBI देगी वो कम से कम 1 साल के लिए होगा और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, मतलब जो टाइम पीरियड टेन्योर रहेगा वो 1 to 3 इयर्स का रहेगा। और इसमें ये जो लॉन्ग टर्म रेपो है, ये इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो रेपो रेट पे ही दिया जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो रेपो रेट चल रहा है। लेकिन इसमें जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख करोड़ से कम की अमाउंट होनी चाहिए, राइट। 1.5 लाख करोड़ से कम की अमाउंट पे इस यहाँ पे पैसा दिया जाएगा लॉन्ग टर्म रेपो के लिए, जो 1 से 3 साल का टाइम पीरियड जिसका रहेगा, राइट। अब तीनों में डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। रेपो रेट में क्या था, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं था। टर्म रेपो में इन्होंने टेन्योर फिक्स कर दिया 7, 14 एंड 21 डेज का। लॉन्ग टर्म रेपो के अंदर इन्होंने कर दिया 1 to 3 इयर्स का टाइम पीरियड, के थोड़ा लंबा टाइम पीरियड होना चाहिए। और इसके लिए जो अमाउंट थी वो कितनी थी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की, लेस देन 1.5 लाख करोड़, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।